खैर चलिए, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत लिखिएगा, स्टार्ट करिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की सबसे प्रसिद्ध रचना आनंद मठ में उद्धृत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वंदे मातरम जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी, को पहली बार 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था में स्वयं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता R.M. सयानी या रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी या R.M. सयानी के द्वारा किया गया। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, वंदे मातरम नामक गीत की रचना (1874) में की गई थी, जिसे 1882 में जिसे 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, जिसकी गायन अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड या 65 सेकेंड होती है, को ताल कहरवा राग का नाम है
ताल कहरवा राग में गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा वंदे मातरम के लिए धुन तैयार किया गया था। जबकि वर्तमान में वंदे मातरम को पन्नालाल घोष के द्वारा तैयार किए गए धुन पर गाया जाता है। ठीक है, इस तरह का हो गया राष्ट्रीय गान और दूसरा हो गया राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान हो गया जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे संसद का सत्र का जब संचालन होता है या सत्र आरंभ होता है, तो सत्र का जो आरंभ है वह जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान से शुरू होता है, जबकि सत्र का समापन जो होता है वह राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम से होता है। तो लिखिएगा, भारतीय संसद के अधिवेशन का आरंभ जन गण मन से होता है, तो समापन वंदे मातरम से। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्हें बांग्ला साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। जैसे पहला आनंद मठ इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। दूसरा कपाल कुंडला। तीसरा लिखिए दुर्गेश नंदिनी। चौथा देवी चौधरानी। अगला विष वृक्ष, पॉइजन ट्री जिसको बोलते हैं, विष वृक्ष, मृणालिनी इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 को 27 जून 1838 को बंगाल स्थित कंथालपाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु
8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट में बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी पहली रचना दुर्गेश नंदिनी है, इस रचना से बांग्ला साहित्य में एक नव युग का आरंभ माना जाता है। नव युग का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट पे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंग दर्शन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। जिसके माध्यम से किसानों की शोचनीय स्थिति एवं सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इन्हीं का नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना आनंद मठ है। आनंद मठ है जो बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हो गया। नेक्स्ट पे सन्यासी विद्रोह जो 1770 से कहीं कहीं 1763 भी देगा, 1770 से 1820 तक चला, जिसने बंगाल एवं बिहार क्षेत्र को प्रभावित किया। पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था, तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। फिर पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेक्स्ट पॉइंट सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व भवानी पाठक, देवी चौधरानी एवं मजनूम शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों, तो लिखिएगा सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, बार बार अकाल पड़ रहा था, उसके बाद अंग्रेजों की शोषण परक नीति थी,
निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट की नीति से लोग काफी तंग आ चुके थे। जिसमें इस विद्रोह का तत्कालिक कारण अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही जो निर्णय था अंग्रेजों का, यह आग में घी का काम किया और सन्यासियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। तथा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही इसे कुचलने का भी प्रयास किया गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जबकि उनकी प्रथम रचना दुर्गेश नंदिनी थी, जो एक उपन्यास था। ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जान लीजिए। लिखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत में दो कार्यकाल हुआ। एक 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में, जबकि दूसरा 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल के, बंगाल के गवर्नर जनरल के, ठीक है। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय बिहार का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आया उस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो लिखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स
वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यह किस समय हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह निर्णय आया था। ठीक है, तो अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। ठीक, अब जैसे ही 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो बंगाल का गवर्नर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल हो जाएगा, और जबकि बंबई और मद्रास में गवर्नर होगा। अभी दोनों गवर्नर के ऊपर हो गया गवर्नर जनरल। यहां से दो प्रश्न आपको बनेंगे। पहला कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का, भारत का नहीं, एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक, अब प्रश्न यह बन गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन? नहीं, बंगाल का पहला लिखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसका भी दो कार्यकाल था। पहला 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। रॉबर्ट क्लाइव के पहले कार्यकाल 67। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव के पहले कार्यकाल में 1757 में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ। प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। क्योंकि इसका सेनापति, किसका सेनापति? हाँ, क्योंकि इसका सेनापति मिर्जाफर था,
इसका सेनापति मीर जाफर था, जिसने नवाब के साथ गद्दारी किया था। हो गया। नेक्स्ट पे प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप होना आरंभ हो गया और अब वह किंग मेकर की भूमिका में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव के बाद, अगला पॉइंट बना लिया, रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1764 में बेंसी टॉट के समय, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था बेंसी टॉट के समय, बिहार का प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध 2.5 घंटा हुआ था। हाँ, वो सब गधा से लड़ रहा था, तो ज्यादा कैसे होता। प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। क्योंकि इस समय भारत की तत्कालीन शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। फिर भी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बंगाल का नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब सुजाऊ दौला इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अब वो जी तीनों मिल के लड़ा, तैयो अंग्रेज से नहीं जीता। जिस समय एक होने का समय था उस समय एक हुआ नहीं, और जब अंत समय आने लगा तब सद्बुद्धि हुआ कि अब एक हो जाओ। नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जहां प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, वहीं बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की शक्ति की वास्तविक स्थापना थी। क्योंकि बक्सर युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की शक्ति स्थापित हो गई। इसका लोहा मान गया सब।
नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे कार्यकाल, रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे कार्यकाल में 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में, अगला पॉइंट बना लीजिए, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। जबकि इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने किया। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टियस, या कहीं कहीं आपको लियोनस कार्टियस भी दिया रहेगा, लियो कार्टियस या लियोनस कार्टियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव की प्रशंसा करते हुए उसे स्वर्ग से उत्पन्न, मतलब डायरेक्ट ऊपर से अवतार लिया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। पकड़ो नेक्स्ट पॉइंट। अब चूंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किया गया, लिखिएगा कलकत्ता की स्थापना का श्रेय जॉब चारनॉक को दिया जाता है। जॉब चारनॉक को दिया जाता है, जबकि बंबई की स्थापना जेराल्ड ओंगियर, बंबई की स्थापना जेराल्ड ओंगियर के द्वारा माना जाता है। ओंगियर के द्वारा माना जाता है। वहीं मद्रास की स्थापना का श्रेय एंड्रयू कोगन, एंड्रयू कोगन तथा फ्रांसिस डे, एंड्रयू कोगन तथा फ्रांसिस डे को माना जाता है। फ्रांसिस डे को माना जाता है। पकड़ो बस। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। सत्रह सौ चौहत्तर में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। 3 अन्य न्यायाधीश होते थे तथा इस कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र कलकत्ता तक सीमित था। मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जहां तक क्षेत्र था वहां के लोगों का इसमें मुकदमा चलता था या उसकी सुनवाई होती थी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। अगला पॉइंट बना के, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। तो प्रथम 3 न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स एवं लिमेस्टर थे। चैम्बर्स एवं लिमेस्टर थे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 में पोस्टमास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ, कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही, इसी के समय 1781 में मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराया तथा इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र लाल मित्र को नियुक्त किया गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स के द्वारा
विलियम जोन्स के द्वारा मनुस्मृति को जिसे प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। अगलो नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही चार्ल्स विल्किंसन का एक ब्लेड भी आता है, नाम याद रखना। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अगलो नेक्स्ट पॉइंट, हितोपदेश जिसकी रचना नारायण पंडित के द्वारा किया गया था, जबकि गीता का संबंध महाभारत के भीष्म पर्व से है। महाभारत के भीष्म पर्व से है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था, जिसमें 18 पर्व हैं, जिसका पहला पर्व आदि पर्व है, तो अंतिम पर्व को स्वर्गारोहण पर्व कहा जाता है। स्वर्गारोहण मतलब स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्गारोहण पर्व कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, गीता जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकों का संकलन है, कर्म प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत जिसका आरंभिक नाम जय संहिता था, उस समय इसमें श्लोकों की संख्या 8,800 अर्थात 8800 अर्थात 8800 थी, परंतु
जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गया तब इसे सतसहस्त्र संहिता या महाभारत नाम दिया गया। हो गया, बस टॉपिक कंप्लीट। अब हेडिंग दे दीजिएगा झंडा गीत।